सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक है धीरज कुमार सालुंके। कोई नहीं बचेगा। इसके बाद 4 दिनों तक पूजा चली और मंत्र तंत्रों से उस दत्तू की आत्मा उसके मरे शरीर में बंद कर दी गई और फिर उसके ऊपर कपड़े लपेटकर उसे एक डरावने बिजुका में तब्दील करवा दिया गया और फिर वो बिजुका पाटिल के वाड़े के सामने खड़ा कर दिया गया, जिसके सामने उसके सुरक्षा के लिए पाटिल ने 2 आदमियों को खड़ा पहरा करवा दिया। 10 साल तक दत्तू का मृत शरीर बिजुका बनकर पाटिल के वाड़े के सामने खड़ा रहा। पाटिल की दहशत इतनी बढ़ गई कि कोई आंख उठाकर भी उसके वाड़े की तरफ देखता नहीं था। लेकिन एक दिन मोरेश्वर पाटिल की हत्या हो गई। मोरेश्वर पाटिल के भाई यानी विनायक पाटिल ने हत्या का आरोप दत्तू के भाई के ऊपर लगाया और उसे वाड़े के सामने सूली पर चढ़ा दिया गया और खुद विनायक पाटिल उस गांव का कर्ता धर्ता बन गया। लेकिन एक बरसात की रात चंपक पहाड़ के बगल वाला शिवांजलि पहाड़ भूकंप के कारण चंपक पहाड़ी पर गिर गया और इसके साथ पूरा अंबावाड़ी गांव पहाड़ के नीचे दब गया। इतना कहकर दास काका चुप रह गए। दत्तू की कहानी सुनकर डर के मारे हम सभी की आंखों में पानी आ गए। दिल की धड़कनें बढ़ गई। मेरा तो गला सूख गया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? दत्तू उन मंत्रों से रिहा कैसे हुआ? बताता हूँ। ऐसा कहकर दास काका ने बताना शुरू कर दिया। करीब 200 साल तक दत्तू का शरीर जमीन के अंदर दफन था, लेकिन नागपुर के आर्कियोलॉजिस्ट को चंपक पहाड़ और अंबावाड़ी गांव के बारे में पता लगा और उन्होंने चंपक पहाड़ी पर खुदाई करनी शुरू कर दी। दत्तू की और मोरेश्वर पाटिल की कहानी आसपास के सभी गांव वालों को मालूम थी, क्योंकि वो कहानी पीढ़ी पर पीढ़ी सुनाई जा रही थी। इसीलिए कुछ गांव वालों ने खुदाई का विरोध किया, इसीलिए खुदाई बंद पड़ गई। लेकिन इसके बाद पुरातत्व विभाग के द्वारा एक मुहिम चलाई गई, जिसमें डॉक्टर वीरेंद्र जोशी ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि भूत और ये श्राप सब अंधविश्वास है और अंबावाड़ी के बारे में पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर बताई है। उन्होंने ये बात इतनी सफाई से बताई कि लोगों ने इसका विरोध बंद कर दिया और बाद में चंपक पहाड़ी पर खुदाई शुरू हो गई। डॉक्टर वीरेंद्र जोशी के टीम को खुदाई के दरमियान दत्तू का बिजुका और 2 पहरेदारों के कंकाल मिले और इसके साथ महाराष्ट्र की पहली मम्मी की उन्होंने खोज की, जो कि उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यह उत्खनन उन्होंने इसी वजह से तो किया था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्होंने एक शैतान को जगाया है। वो जब बिजुका को साफ कर रहे थे तो उनसे बिजुका पर बना एक आखिरी मंत्रों का धागा टूट गया और दत्तू उन मंत्रों से मुक्त हो गया। 200 साल तक मंत्रों से बंधा हुआ दत्तू बहुत ज्यादा क्रोधित था। वो आर्कियोलॉजिस्ट को पाटिल के पहरेदार समझ बैठा और उसने वहां पर मौजूद सभी 21 आर्कियोलॉजिस्ट की हत्या कर दी और उनके खून और मांस से अपनी भूख और प्यास मिटाई। उसके बाद वो पाटिल खानदान की खोज में निकला है। वो पाटिल खानदान का वंश मिटाना चाहता है जो पुणे में बसा हुआ है, क्योंकि मोरेश्वर पाटिल का बेटा पुणे के गुरुकुल में पढ़ रहा था और उस विपदा में बच गया था। लेकिन उससे पहले वो अपनी 200 साल की भूख और प्यास मिटाना चाहता है। इसीलिए हम इंसानों का वो बेरहमी से खून कर रहा है। इसका मतलब वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। सिंडी ने कहा, अगर जिंदा रहना है तो हमें उस चीज को खत्म करना होगा। मैंने सबसे कहा, लेकिन उसे खत्म नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता तो मोरेश्वर पाटिल उसकी आत्मा को तभी मुक्ति दिलवा देता। लेकिन आपने ही अभी बताया कि उस वक्त भट्ट जी ने कहा था कि अंतिम संस्कार करने से कुछ वक्त के लिए खतरा टल सकता है। हम लोग भी वही करेंगे। हम उसे जला पेट्रोल से जला देंगे और जब वो कुछ देर के लिए शांत हो जाएगा तब उसकी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। मैंने कहा। इस पर राजेश और सैंडी ने हाँ भरी,
लेकिन दास काका केवल इतना कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, उससे बच नहीं सकते। लेकिन हम डरे नहीं। सैंडी ने पेट्रोल की कैन कमरे में रख दी थी। मैं वो कैन ले आया। तब राजेश ने अपने कपड़ों से एक मशाल बना ली थी। प्लान ये था कि जब बिजुका घर के अंदर आने की कोशिश करेगा तो वो दरवाजे से या खिड़की से अंदर आने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं और राजेश टेरेस पर जाने वाले थे, और जब वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करेगा तब उसका पता नीचे रुके दास काका और सैंडी बता देंगे। जैसे ही वो दरवाजा तोड़ना शुरू कर देगा तब हम उस पर ऊपर से पेट्रोल छिड़केंगे और मशाल फेंक देंगे। अगर वो पेट्रोल से थोड़ा भी भीगा और हमारी मशाल उसके शरीर पर नहीं गिरी तो अंदर छिपे दास काका और सैंडी दरवाजा खोलकर उसके ऊपर मशाल फेंक देंगे और फिर घर के अंदर छिप जाएंगे। हमने कैन में से पेट्रोल 2 हिस्सों में बांट दिया, 2 मशालें बना ली। वैसे तो ये प्लान सक्सेसफुल होने के बहुत कम चांसेस थे, मतलब ना के बराबर। लेकिन हाथ पर हाथ धरे मौत की राह देखने से तो ये प्लान अच्छा ही था। फिर उसके बाद मैं और राजेश सैंडी और दास काका को नीचे छोड़कर टेरेस पर चले गए। हम दोनों टेरेस से बिजुका की हलचल पर नजर रखने वाले थे। हम लोग कॉल पर ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट थे। हम टेरेस पर गए। एक बाजू में जाकर हमने खेतों की ओर देखा तो हमें पूरे खेत में सन्नाटा छाया हुआ दिखाई दिया। मैंने राजेश को दूसरी ओर जाकर खेतों पर नजर रखने के लिए कहा और मैं खुद कटघरे पर हाथ रखकर खेतों पर नजर रखकर उसके पास से गुजरने लगा। लेकिन तभी मेरे हाथ कटघरे पर कुछ लगा। मैं डर गया और कटघरे की ओर देखा तो मेरी दिल की धड़कनें रुक गई, क्योंकि कटघरे पर एक छोटे बच्चे की लाश पड़ी थी जो कि आधी खाई गई थी। उस बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे और वो लाश खून से लथपथ थी। राजेश! मैंने हल्की सी आवाज में राजेश को आवाज दी। वैसे हाथ में जलती मशाल लिए राजेश मेरे पास आ गया। हम दोनों उसकी लाश देखकर सहम गए थे। उस बिजुका ने 12 साल के बच्चे तक को नहीं छोड़ा था। मैं उस बच्चे को जानता था, वो दास काका का बेटा था। मैंने उसको दास काका और उनकी बीवी के साथ तस्वीर में देखा था। तभी मैंने देखा कि उसने अपनी पलकें हिलाई है। क्या तुमने देखा? मैं राजेश से बोला। हाँ, जरा पास जाके तो देख, जिंदा है या मर गया है। जैसे ही मैं मेरा हाथ उसके नाक के पास ले गया वैसे ही वो उठा और कटघरे पर बैठ गया। उसे ऐसे अचानक उठा देख मैं डर गया और पीछे हट गया। ये मर गया है, तू जल्दी से पेट्रोल छिड़क इस पर। राजेश मुझ पर चिल्लाते हुए बोला। वैसे वो बच्चा हंसने लगा और बोला, मरे हुए को तुम लोग क्या मारोगे? मैंने बोला ना इसके ऊपर पेट्रोल छिड़क। राजेश ने एक बार फिर से मुझसे कहा। मुझसे डरो मत, डरना तो तुम्हें मेरे आई बाबा से चाहिए। वो लड़का बोला। यह सुनकर मैं और राजेश दोनों चौंक गए। तुम्हारे बाबा से? लेकिन क्यों? क्योंकि वो मर चुके हैं और उनकी आत्मा अब बिजुका के काबू में है। वो बच्चा बोला। यह सुनकर हम दोनों के दिमाग चकरा गए। लेकिन वो तो नीचे है, मैंने उससे कहा। तब अचानक वो बच्चा हंसने लगा और बोला, कल शाम मैंने एक आदमी जैसी चीज आसमान से गन्ने में गिरती हुई देखी। ये बात बाबा से कही। मैं उन्हें गन्ने के अंदर ले गया जहाँ पर मैंने वो चीज गिरती हुई देखी थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर एक डरावना बिजुका खड़ा है। मेरे बाबा उस बिजुका के पास गए और उसे देखने लगे। तभी मैंने देखा कि उस बिजुका की आंखें हिली। मैंने बाबा को कहा कि बाबा, बिजुका की आंखें हिल रही है। शायद बाबा इस बिजुका के बारे में कुछ जान गए थे। अचानक से मैंने उनके चेहरे पर डर देखा। बेटा, जल्दी से यहाँ से भागो, वो चिल्लाकर मुझसे बोले। तभी उनके पीछे खड़ा बिजुका जगह से हिला और उसने मेरे बाबा की गर्दन पकड़ ली और फिर उसने उनका जबड़ा खोला और पिताजी को पूरा निगल गया। ये देख मैं बहुत डर गया। मेरे मुंह से आह तक नहीं निकल रही थी। मैं वहां से भागा। जब मैं फार्म हाउस के पास पहुंचा तो मैं माँ से टकराया। मैं आई को उस गन्ने की तरफ इशारा करते हुए बताने की कोशिश कर रहा था कि गन्ने के अंदर एक डरावना बिजुका है।
जिसने बाबा को निगल लिया है, लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उन्हें लगा कि गन्ने में कुछ है, इसलिए वो गन्ने में भागती हुई गई और कुछ ही देर में मैंने आई की दर्दनाक चीख सुनी और गन्ने से उनकी लाश उड़ती हुई आई, जो उस पेड़ पर गिर गई। लाश टहनी पर फंस गई, लेकिन उनका कटा सिर जमीन पर गिर गया। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी वो बिजुका गन्ने से बाहर आ गया। मैं भागते हुए टेरेस पर छुपने के लिए आया, लेकिन वो पहले से ही छत पर मेरी राह देख रहा था। उसने मुझे पकड़ा और मेरे दोनों हाथ जड़ से उखाड़ दिए और फिर मैं मर गया। ऐसा कहते हुए वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसकी दर्दनाक दास्तां सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे उस बच्चे के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन तभी वो बच्चा मुझे काटने के लिए मेरे ऊपर झपटा, लेकिन मैंने उसका गला पकड़ लिया। तभी राजेश ने उसकी पीठ पर मशाल से हमला किया और उसकी पीठ ने आग पकड़ ली। आग पकड़ते ही मैंने उसे कटघरे की तरफ धकेला और वो बच्चा चिल्लाते हुए टेरेस से नीचे गिर गया। जब हमने नीचे देखा तो वो आग में जल रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और गन्ने की ओर भागा। भाई, अगर दास काका मर गए हैं तो सैंडी को मारने की कोशिश जरूर करेंगे। हमें जल्दी से नीचे जाना होगा, वरना दास काका सैंडी को नहीं छोड़ेंगे। राजेश ने मुझसे कहा। हमने कॉल पर सैंडी से कनेक्ट होने की कोशिश की, लेकिन हम उसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। हम जान गए कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए हम दोनों नीचे भागते हुए गए। और जब हम कमरे के पास पहुंचे जिसमें हम दास काका और सैंडी को छोड़कर गए थे, और आगे का नजारा देख हमारे रोंगटे खड़े हो गए। सैंडी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो बिजुका उसके सामने खड़ा था। उसने एक ही पल में सैंडी का सर अपने जबड़े में पकड़ ली और उसे कोई संतरे की तरह चबाने लगा। हम दोनों की चीख निकल गई। तभी राजेश जोर से चिल्लाया। वो बिजुका पर मशाल से हमला करने जा रहा था, लेकिन मैंने उसे पीछे से खींचा और टेरेस के ऊपर ले आया। मैंने टेरेस का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। हमने हमारा और एक दोस्त खो दिया था। उस बिजुका ने सैंडी तक को खा लिया था। नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। राजेश रोते हुए गुस्से में बोला। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन हम उसे नहीं मार सकते, क्योंकि जब वो टेरेस पर सामने आएगा तो उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कने से पहले ही वो मुझे मार डालेगा। मैं घबराते हुए राजेश से बोला। यह सुनकर राजेश कुछ सोच में पड़ गया और बोला, भाई, तू ये मशाल और पेट्रोल की कैन मुझे दे। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कूंगा और तू उसे मशाल से जलाएगा। उसने मुझे कहा, लेकिन मैं उसे कैन देने के लिए तैयार नहीं था। राजेश को पेट्रोल देना मतलब उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना था। मैंने कैन पीछे कर ली। भाई, मेरा इस दुनिया में मेरा भाई महेश ही था और तुम सबके सिवाय मेरा कोई नहीं है। अगर मैं मर भी गया तो मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार है। मुझे वो कैन दे, मैं मेरे महेश, सैंडी और अन्ना की मौत का बदला लूंगा। राजेश ने मुझसे कहा। उसकी बातें सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं इतना खुदगर्ज नहीं था। भाई, भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। उसने पहले तुमसे तुम्हारा परिवार छीना और अब भाई और दोस्त, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैंने उससे कहा। तभी टेरेस के दरवाजे पर बिजुका अंदर से हमला करने लगा और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। दरवाजा कुछ ही देर में टूटकर गिरने वाला था। मैंने राजेश को समझाने की कोशिश की कि मैं बिजुका के ऊपर पेट्रोल छिड़कूंगा और तू दूर से मशाल फेंकना, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और उसने मेरे हाथ से पेट्रोल कैन छीन ली और मशाल जमीन पर फेंकी। मशाल बुझ ना जाए इसलिए मैंने उसे जल्दी से उठा ली, लेकिन तभी मैंने देखा कि राजेश अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क रहा था। ये क्या कर रहा है तू राजेश? पागल मत बन। मैं उसे कह रहा था। मेरे हाथ में मशाल थी, इसलिए मैं उसके पास नहीं जा सकता था। मैं मशाल नीचे फेंकने ही वाला था कि तभी दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। वह खूनी बिजुका हमारे सामने था। वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था कि तभी राजेश मेरी तरफ भागा। उसने हाथ मशाल की आग पर पकड़ा
और उसके शरीर ने आग पकड़ ली और दर्द के मारे चीखने लगा। वह बिजुका की तरफ भागा और उसने दोनों हाथों से बिजुका को पकड़ लिया। राजेश के साथ साथ उस बिजुका ने भी आग पकड़ ली और वो भी उस आग में जलने लगा। बिजुका और राजेश दोनों दर्द के मारे चीखने लगे। बिजुका उसे अपने से दूर धकेल रहा था, लेकिन राजेश की पकड़ मजबूत थी। दोनों आग में जल रहे थे और मैं वहीं एक ही जगह खड़े रहकर अपने दोस्त को जलते हुए देख रहा था। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थी। मुझे बचाने के लिए राजेश ने खुद को जलाया था। वो मेरे सामने दर्द के मारे चीख रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर में आग में जलते हुए दोनों एक दूसरे से लड़ते लड़ते टेरेस के कटघरे से टकरा गए और टेरेस से नीचे गिर गए। जमीन पर पड़े वो दोनों आग से झुलस रहे थे। वो जलता हुआ बच्चा गन्ने के खेत में भागता हुआ गया था, इसलिए वो गन्ने के खेत ने भी आग पकड़ ली थी। फार्म हाउस के चारों ओर बस जलती हुई आग थी। कुछ ही देर में बिजुका और राजेश दोनों हिलने बंद हो गए और जमीन पर पड़े हुए जलने लगे। मैं बहुत दुखी हो गया था। मैं नीचे बैठ गया और ख्यालों में डूब गया। मैं राजेश और अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा था जो मुझे छोड़कर जा चुके थे। अब सिर्फ मैं अकेला ही बचा था। सुबह हो गई। खेत फार्म हाउस के चारों ओर सिर्फ धुआं और राख थी। मैं फिर एक बार अपने दोस्तों की लाशें देख नहीं सकता था। मैं राजेश की जली हुई लाश, जिसका शायद कोयला बन चुका था, वो नहीं देख सकता था। इसलिए जीप लेकर वहां से भाग गया। आज भी मेरे सपने में वो खूनी रात आती है। मेरे दोस्त मुझे मरते हुए दिखाई देते हैं। राजेश आज भी मेरे सपनों में जलते हुए आता है। आज भी मैं चैन से नहीं सो पाता हूँ। उस बिजुका ने मेरा पूरा हंसता खेलता जीवन खत्म कर दिया। आज भी मैं चैन से नहीं सो पाता, सिर्फ डर से कि कहीं वह बिजुका फिर एक बार ना लौटे और मुझे अपने चाहने वाले ना गंवाने पड़े। पर मुझे ऐसा लगता है कि वह कभी ना कभी जरूर लौटेगा। वह फिर से लौटेगा, वह फिर से लौटेगा और फिर शुरू होगा मौत का महातांडव। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।